नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, जहाँ पर मौर्यन के सारे किंग्स हमने देखे और धम्म के बारे में भी देखा और सारी चीज़ों के बारे में देखा, जहाँ पर अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य सारे शासकों के बारे में बात की, डिटेल में बात की थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो आपके एग्जाम का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मौर्य का साम्राज्य। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बिल्कुल मौर्य के अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि हमको दिखता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमको वहां पर दिखता है। तो यह सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, हम जल्दी से देखते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रशासन के बारे में, हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटी, यानी कि हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हमको दिखती है। जो नौकरशाही तंत्र है वो हमको केंद्रीकृत दिखता है, यानी कि केंद्रीकरण के मतलब यह है कि राजा के अंडर में ही सारी चीजें वहां पर ऑर्गेनाइज की जाती थी, विद द किंग एज हेड ऑफ ऑल पावर्स। यानी कि एक राजा हो गया और सभी जो शक्तियां हैं एक प्रमुख के रूप में राजा के साथ में एक बहुत केंद्रीकरण स्थिति में वहां पर थी। यानी कि राजा को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते थे और वो सारे लोग डिसीजन लेते थे, और मेन क्या होता था, राजा की परामर्श से ही सारे कार्य किए जाते थे। ठीक है, तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य कैसा है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे इट इज अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर है ना यहां तक बात। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौटिल्य साहब क्या कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, वो यह कहते हैं कि किंग वाज धर्म प्रवर्तक, या अगर हम बात करें धर्म प्रवर्तक के बाद में तो कहते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक था, यानी कि एक सोशल ऑर्डर का प्रोमोगुलेटर भी था। तो ये हम समझ सकते हैं कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य राजा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं वहां पर धर्म प्रवर्तक के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं प्रोमोगुलेटर के फॉर्म में जानते हैं, प्रोमोगुलेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब क्या हो गया, एक सामाजिक व्यवस्था का भी प्रवर्तक कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि केंद्रीकरण की सारी शक्ति, पूरी पावर किसके पास में, राजा के पास में। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो सर्वोपरि राजा ही है, राजा ही जो कुछ बनाएगा, क्योंकि मोनार्की का एक सिस्टम है। देखिए जहां जहां भी मोनार्की है वहां एक सिस्टम है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कभी गलत नहीं करता है और राजा कभी गलत नहीं होता है, तो हमेशा यही सिस्टम यहां पर मिलेगा। तो देखिए किंग के बारे में देख लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो मौर्यन गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विच द न्यूक्लियस वाज द किंग। अगर हम बात करें नाभिक में कौन है, देखिए न्यूक्लियस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहां पर न्यूक्लियस वाज द किंग, यानी कि यहां पर केंद्र की बात की गई है। ठीक है ना, केंद्र में कौन है, किंग है। ऐसे समझ लेंगे कि अगर हम बात करें तो यहां पर किंग हो गया और इसके आसपास एक इनके मंत्री वगैरह भी होंगे, मंत्री वगैरह भी हैं जो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन मेन पावर किसके पास में है, राजा के पास में। यह बात समझ में आ गई। यानी कि मौर्य सरकार एक केंद्रीकृत नौकरशाही थी जिसके केंद्र में राजा होता था। अब कौटिल्य के हिसाब से जरूर बात करेंगे, कौटिल्य का बहुत इसमें ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य देयर वर 7 एलिमेंट्स। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। कौटिल्य साहब कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य यानी कि कौटिल्य साहब के अनुसार कहते हैं 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। किसी भी राज्य के क्या होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 7 एलिमेंट्स। और ये 7 एलिमेंट का थ्योरी क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सप्तांग थ्योरी। क्या कहलाती है, सप्तांग थ्योरी। हिंदी में हम लोग कहते हैं सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। तो यानी कि सप्तांग सिद्धांत है, राजा अकेले काम, राजा तो केंद्र में है लेकिन अकेले काम नहीं कर सकता है। तो यानी कि इनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से लोग हुए आप देख सकते हैं। राजा के बाद में यहां पर अगर हम बात करेंगे आमात्य, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जनपद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर दुर्ग, फिर कोस, फिर सेना और फिर मित्र। ये सातों पार्ट आपके कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या कहलाते हैं,
सेवन थ्योरी यानी कि सप्तांग थ्योरी भी कहलाती है, सेवन थ्योरी भी कहलाती है। तो ये 7 एलिमेंट्स थे जो राजा को बहुत सपोर्ट देने का काम करते थे। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि केंद्र में कौन है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे केंद्र में कौन है, किंग है। बट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे कौटिल्य एक्सप्लेन द 7 सप्तांग थ्योरी, कहेंगे 7 थ्योरी और सप्तांग थ्योरी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग अब मंत्रि परिषद के बारे में। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि राजा है, उस राजा को सपोर्ट करेंगे, यानी कि ये किंग हो गया। अब किंग के बाद में ये सारे कौन हैं, ये सब के सब हो जाएंगे मिनिस्टर्स। ठीक है भाई, ये सब के सब मिनिस्टर्स हो जाएंगे। तो किंग वाज एसोसिएटेड बाय द मंत्रि परिषद, यानी कि उसकी जो असिस्ट, यानी कि असिस्टेड बाय द मंत्रि परिषद। हु मेंबर्स इंक्लूड, कौन कौन से मेंबर्स हैं, मेन मेंबर्स की बात करेंगे। पहला आप देख सकते हैं युवराज, एंड द सेकेंड इज पुरोहित, एंड द थर्ड इज सेनापति। 3 आप देख सकते हैं, एक आप लोगों ने देखा युवराज, दूसरा पुरोहित और तीसरा सेनापति। यानी कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। उस मंत्रिपरिषद के सदस्यों में हमने 3 सदस्य आप लोगों को बताए हैं, युवराज है, पुरोहित है और सेनापति है। ये मुख्य लोग हो गए। इनके अलावा जब अदर मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो अदर मिनिस्टर्स में आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है पौतवाध्यक्ष, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। पौतवाध्यक्ष क्या है? तो आप कहेंगे वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर है, ये डिपार्टमेंट है पूरा, ठीक है ना। ये भार और माप का एक विभाग है, तो इसका जो हेड है वो क्या कहलाता है? पौतवाध्यक्ष। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं समाहर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, इसको सारे लोग जरूर देख लेंगे 100%। ठीक है ना। तो इसको अगर पूछा जाएगा समाहर्ता, तो आप कहेंगे ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है, यानी कि मुख्य राजकोष का अधिकारी है। क्लियर हो गई ना बात? तो 2 की बात हो गई, पौतवाध्यक्ष की बात हो गई, और वो क्या हो गया? भार माप से रिलेटेड है। समाहर्ता की बात हो गई, तो आप कहेंगे मुख्य राजकोष का अधिकारी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर मिनिस्टर्स में, और हम देखते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर सन्निधाता, क्या लिखा हुआ है? सन्निधाता। सन्निधाता क्या है? द कलेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ये भी क्या है? राजकीय कोषाध्यक्ष है। और अभी आपने देखा था वहां पर भी कोष से जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर राजकीय कोषाध्यक्ष की, देखिए 2 है, समाहर्ता और सन्निधाता। ये राजकीय कोषाध्यक्ष के रूप में माना जाता था, जिसका मेन काम क्या था? एक कलेक्टर है, जो सामान्य रेवेन्यूज हैं, जो सारे रेवेन्यूज हैं, उनको एक कलेक्ट करने की जो मेन पावर है वो सन्निधाता के अंदर नहीं थी। अब यहां पर जुडिशरी में आप देख सकते हैं, बेसिकली 2 तरीके की हमको जुडिशरी सिस्टम वहां पर दिखते हैं, समझ लेंगे। देखिए, एक दिखता है हमको जिसको हम लोग कहते हैं दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट कहते हैं ना हम लोग, सिविल, जिसको हम लोग कहते हैं दीवानी, और एक हम लोग कहते हैं क्रिमिनल, यानी कि फौजदारी। ठीक है। तो ये दोनों कोर्ट का हमको मिलता है धर्म स्थि और कंटक शोधन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए सिविल कोर्ट, तो आप कहेंगे धर्म स्थि, धर्म स्थानीय। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यह है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा ये किस न्यायालय को बिलोंग करता है? उस न्यायालय का नाम क्या है? कंटक शोधन। क्लियर बात समझ में आए? मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक है धर्मस्थीय और एक है कंटक शोधन। ठीक। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए प्रतिष्ठा कौन है, तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा वाज द हेड ऑफ कंटक शोधन न्यायालय या कंटक शोधन कोर्ट। क्लियर होना चाहिए यहां तक सारे लोगों को। बहुत ही ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे देखते हैं कुछ और मिनिस्टर्स की बात। अगर हम प्रशासन में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर राष्ट्रपाल की बात की गई है। राष्ट्रपाल, अगर राष्ट्रपाल की बात पूछी जाएगी तो आप कहेंगे वायसराय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस,
यानी कि एक प्रांत का एक ये वायसराय के रूप में काम करता है। क्या है? ये प्रांत का एक वायसराय के रूप में काम करता है, क्योंकि यहां पर हमको दिख जाता है बहुत सारे कुछ प्रांत आएंगे भी, 5 प्रांत, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक प्रांत के वायसराय के रूप में हमको नजर आता है। नेक्स्ट है आपका मंत्री की बात करेंगे, नागरक। कौन है? नागरक। नागरक की बात करेंगे तो ऑफिसर चार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो नगर का प्रशासन है, वो नगर का प्रशासन कौन देखेगा? ये नागरक साहब देखेंगे। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है आकरा अध्यक्ष। क्या दिख रहा है? आकरा अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष रिलेटेड टू माइनिंग डिपार्टमेंट। क्या है? माइन, यानी कि जो खाने हैं वो आकरा अध्यक्ष के अंडर में आएंगी। ठीक। नेक्स्ट है लक्षणाध्यक्षा। क्या है? लक्षणाध्यक्षा। लक्षणाध्यक्षा क्या है? बेसिकली ये मिंट हेड है। मिंट हेड मतलब समझते हैं ना? मिंट के मतलब होता है टकसाल। टकसाल, समझ रहे हैं ना बात? ये तो ये मिंट का हेड है, यानी कि टकसाल का ये प्रमुख अधिकारी माना जाता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए सारे लोगों को। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने बात की थी बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की। अब यहां पर आप कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लीजिए। प्रादेशिक प्रशासन की अगर हम इसकी बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य की, तो आप देख सकते हैं एक साइड में हमने लिखा हुआ है प्रोविंस, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कैपिटल। ठीक है। प्रोविंस में आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है उत्तरापथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की सबकी पूछी गई है कैपिटल। कैपिटल ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरापथ की कैपिटल है तक्षशिला। ठीक, याद रखेंगे। दूसरा अगर पूछा जाएगा अवंती राष्ट्र, तो अवंती राष्ट्र की कैपिटल क्या है? उज्जैन। अब अगर पूछा जाए प्राची, तो प्राची की कैपिटल क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। ठीक। फिर पूछा जाएगा कलिंग, तो कलिंग की कैपिटल हो जाएगी तोसली। ठीक है। फिर आप देखेंगे दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की कैपिटल क्या कहेंगे? सुवर्णगिरी। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ यहां तक बात? सभी की याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, प्राची की हो गई आपकी पाटलिपुत्र, कलिंग की हो गई तोसली और दक्षिणापथ की क्या हो गई? सुवर्णगिरी। क्लियर है? ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ये हमने सारे पार्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं। इन द मौर्यन एज, इन द मौर्यन एम्पायर, द स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो राज्य था वो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। आर्थिक गतिविधियां सारी वहां पर प्रचलित थी। अब यहां पर सबसे पहली चीज आई अगर आपसे पूछा जाए क्या वहां पर एनी टैक्सेशन सिस्टम वाज देयर, कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे यस। क्या आंसर होगा? यस, टैक्सेशन सिस्टम वाज देयर। वहां पर कराधान की व्यवस्था थी। और कैसे होता था? कलेक्ट्स फ्रॉम द, आप देख सकते हैं यहां पर, पीजेंट्स, किसानों से वसूला जाता था। यानी कि जो किसान प्रोडक्शन करेंगे, जो उनका फसल होगी, उसका कैसा होगा? वेरीड है, ये वेरी करता है। और ये एग्जैक्ट दिया गया है 1/4 to 1/6। यानी कि अगर कर की दर पूछी जाएगी, कर दर, तो आप कहेंगे 1/4 से 1/6। क्लियर है यहां तक बात? यानी कि कृषकों से कर संग्रह के 1/4 से 1/6 तक भिन्न भिन्न हुआ करता था। ये तो बात हो गई आपके इकोनॉमिक सिस्टम की। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट। आगे देख सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। एक तो पीजेंट्स की बात हुई अभी। अब यहां पर एक बात हुई है कि क्या वहां पर इरिगेशन सिस्टम था? इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था। तो बिल्कुल यहां पर कहा गया द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड चार्ज ऑल्सो वाटर टैक्स। ये तो कह दिया गया कि आप लोग सिंचाई कर सकते हैं, बट सिंचाई करने के लिए आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि सिंचाई की सुविधा थी और एक जल कर भी लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चुंगी कर की, टोल टैक्स। टोल टैक्स भी वहां पर हमको दिखता है।
यानी कि टोल वर ऑल्सो ऑन टाउन्स, हर नगर में टोल थे, और कोई भी अगर उस नगर में प्रवेश करेगा या जाएगा, प्रवेश करेगा या जाएगा, तो क्या होगा, वहां पर उसको एक टोल देना पड़ेगा, चुंगी कर देना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है कि यहां पर सीधे सीधे टोल वर ऑल्सो ऑन टाउन्स फॉर सेल टैक्स एंड दे वर कलेक्टेड एट द गेट, यानी कि वो सारे लोग चुंगी कर देते थे, और वो चुंगी कर कहां पर कलेक्ट किया जाता था, नगर के गेट पर कलेक्ट किया जाता था। क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ये पॉइंट यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप देखते हैं मौर्यन कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं, यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हमने यहां पर शब्द रखे हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चाहे आप सीजीएल से लेकर के स्टेट लेवल का या उससे सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से यहां से जरूर आएगा कोई ना कोई टर्म। पहला आप देख सकते हैं एग्रोनोमी, आपको क्या दिख रहा है, एग्रोनोमी। एग्रोनोमी आप कह सकते हैं द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर दिस ऑफिसर, ठीक है। तो जिसको हम लोग कह सकते हैं ना कि एक जिला कलेक्टर, जिसको आज के समय में कहेंगे जिला कलेक्टर। तो देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीधे सीधे मेंटेन्ड बाय, किसने कहा है, मेंशन किसने किया है, मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज, याद रखिएगा किसने इसको मेंशन किया है, मेगास्थनीज ने इसको मेंशन किया है, यानी कि मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया है। सीधे सीधे कहा है कि एग्रोनोमी नामक का एक जिला अधिकारी जैसा कोई पद था, यानी कि पूरे जिले का प्रशासन उसके अधीन होता था। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जिले का अधिकारी कौन था या कलेक्टर की भूमिका में कौन था, तो सीधे सीधे आप लगाएंगे एग्रोनोमी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आहार। अगर कभी आहार के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं दीज वर द स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव्स, ठीक है ना, ये छोटे स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज कहेंगे, छोटे छोटे क्या थे, एक प्रशासनिक क्षेत्र थे, ठीक है। और किसके अंडर में रहते थे, वर अंडर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ महामात्रास, यानी कि ये क्या थे, जो महामात्रों के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आते थे, अंडर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ महामात्रा। क्लियर होना चाहिए। आहार के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे छोटे छोटे प्रशासनिक खंड थे, एग्रोनोमी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जिलाधिकारी था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसके अनुसार ये जिलाधिकारी था एग्रोनोमी, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज के अनुसार। क्लियर होना चाहिए यहां तक सारे लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं एक और ऑफिसर है, उस ऑफिसर का नाम है एस्ट्रोनोमी। क्या है, उस ऑफिसर का नाम आप लोगों को दिख रहा है एस्ट्रोनोमी। अब एस्ट्रोनोमी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी किसके अनुसार है, आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम एस्ट्रोनोमी की बात करेंगे तो एस्ट्रोनोमी भी किसके अनुसार है, ये मेगास्थनीज के अनुसार है। और यह है आपका टाउन ऑफिसर, यानी कि ये आपके नगर का अधिकारी है। बात समझ में आई नहीं चाहिए, ये एग्रोनोमी हो गया जिला अधिकारी और एस्ट्रोनोमी क्या हो गया, नगर का अधिकारी। दोनों किसके अकॉर्डिंग माने गए हैं, ये मेगास्थनीज के अनुसार माने गए हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे कुछ मौर्यन टर्म्स की। तो हमारा ये सेशन यहाँ पर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट होता है, यानी कि हमने पहले में सारे किंग देख लिए और दूसरे में हमने पूरा मौर्यन एम्पायर को देखा, जो आपके एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकता। अब एक काम आप लोगों को करना है, पुराने क्वेश्चन बैंक उठाइए। अब पुराने क्वेश्चन बैंक उठा करके ये सेशन देखिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। और अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन लगता है कि ऐसा और क्वेश्चन, देखिए जब आप पढ़ेंगे इसको और प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अब फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में।